बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। आज का जो हमारा लेक्चर है इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल में, दैट इज अबाउट द सेकेंड पोर्शन ऑफ आवर सब्जेक्ट, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, इसमें जो चैप्टर आपका 6 है वो मैं यहां आपको नहीं करवाऊंगी, बिकॉज दैट इज टोटली कंप्राइजेज ऑफ थ्योरी। वो जस्ट थ्योरी है, रीडिंग करने वाली है। तो मैं यहां आपको ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट करवा दिया है ताकि आप लोग, अगर कोई पॉइंट आपका मिसिंग हो, आपके नोट्स में मिस्टेक हो, या कोई ऑपरेटर्स आपको देखना हो, तो आप लोग यहां आसानी से विजुलाइज कर सको। क्लियर हो गया? तो इसमें अब क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग पहले अपना लेक्चर जो है, जहां आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया हुआ है, उसको निकाल लेंगे। जहां पर जो पॉइंट ऐड करवाया है मैंने यहां, वो आप लोग नोट डाउन करेंगे साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पोर्शन है। 80% ये कंप्राइज करता है हमारा प्रैक्टिकल्स के ऊपर। तो ये आप साथ के साथ समझेंगे ताकि जब हम प्रैक्टिकल्स करें तब आपको इसकी कैलकुलेशंस में, इसके प्रोसीजर में कोई मसला पेश ना आए। क्लियर हो गया? तो अपने आप नोट्स निकाल लें, साथ ही अपने लेक्चर रजिस्टर जो हैं आपके वो निकाल लें ताकि हम आगे स्टार्ट कर सकें। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स, जिसमें द फर्स्ट हेडिंग वाज जनरल अपीयरेंस, कि जनरल अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, साइज, शेप एंड थिकनेस को देखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट टू फैसिलिटेट द पैकेजिंग एंड टू डिसाइड विच टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन टू बी यूज्ड। इससे हम डिसाइड करते हैं उसके साइज को देखकर, शेप को देखकर, उसके थिकनेस को देखकर कि हमें किस टाइप की मशीन को इस्तेमाल करना है फॉर आवर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। देन ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन आपने फार्माकोग्नोसी में चैप्टर 2 में, चैप्टर 4 में बहुत डिटेल से देखा होगा कि ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब क्या है। यहां पर भी वही है कि अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके हम जो प्रॉपर्टी इवेल्युएट करते हैं, दैट इज ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास कलर और ऑर्डर आता है टैबलेट्स का। ऑब्वियसली टेस्ट तो नहीं आएगा ना, हम टेस्ट तो नहीं कर सकते किसी टैबलेट को, तो उसको हम इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं? अपने सेंस ऑर्गन्स में हम कलर यानी सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ स्मेल को यूज करके हम इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे। देन वेट यूनिफॉर्मिटी एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। ये पॉइंट आपके नोट्स में ऐड नहीं था, ये आप ऐड करेंगे कि हम वेट को और कंटेंट को क्यों स्टडी करते हैं। वेट यूनिफॉर्मिटी एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ये आप लिखेंगे अपने टॉपिक में, जो लेक्चर है आपका या जो आपके नोट्स हैं वहां पर। वेट यूनिफॉर्मिटी एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। द टैबलेट शुड इंक्लूड द करेक्ट डोज ऑफ ड्रग। ये किया जाता है इसलिए ताकि पता चल जाए कि टैबलेट के अंदर जो ड्रग है उसकी डोज करेक्ट है। क्लियर हो गया? ये आप नोट डाउन कर लें ये पॉइंट। तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे इसके टोटल। देन इसके बाद हम देखेंगे टेस्ट किस तरह से हम करते हैं, क्यों करते हैं। डिसोल्यूशन टेस्ट। The drug release should be released from the tablet in a controlled and reproducible way, कि जो ड्रग है हमारी एक कंट्रोल्ड वे में रिलीज हो, इसलिए हम डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वेट वेरिएशन, थिकनेस एंड डायमीटर हम क्यों करते हैं? द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट शुड बी एलिजेंट एंड इट्स वेट, साइज एंड अपीयरेंस शुड बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं हो कि एक टैबलेट का वेट एक तरह आ रहा है, दूसरी का ज्यादा आ रहा है, तीसरी का कम आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेट होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए,
अच्छी अट्रैक्टिव अपीयरेंस होनी चाहिए। हार्डनेस और फ्लायबिलिटी क्यों करते हैं? द टैबलेट शुड शो सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड फ्रैक्चर एंड एरोजन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग। हैंडल करते हुए, मैन्युफैक्चर करते हुए, इन सारे पॉइंट्स को हमने देखना है कि वो मैकेनिकली इतनी स्ट्रांग हो कि वो ब्रेक डाउन ना हो। These factors must be controlled during the production and verified after production. कंट्रोल किया जाएगा प्रोडक्शन के दौरान और प्रोडक्शन के बाद उसको वेरीफाई किया जाएगा। Hence called in process control. In process control. क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके नोट्स में ऐड नहीं थे। वेट यूनिफॉर्मिटी आपने ऐड कर लेना है जनरल अपीयरेंस में। ये नंबर 1 हमारी जनरल अपीयरेंस की हेडिंग हो जाएगी। इसके ये पार्ट्स हो जाएंगे 3। देन उसके बाद दूसरे नंबर पर ये तीसरा, चौथा और ये 5वां पॉइंट हो जाएगा। ये 5 पॉइंट्स आप लोग स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बताएंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट्स के। देन ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू, हमने जस्ट बीपी और यूएसपी को स्टडी करना है, हमने आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया को स्टडी नहीं करना। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हो सकते हैं वो किस लिए हो सकते हैं? टैबलेट्स की कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को देखने के लिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के लिए, लेबलिंग के लिए। अगर अनकोटेड टैबलेट है तो उसका डिसइंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, यूनिफॉर्मिटी परफॉर्म करेंगे। एफर्विसेंट है तो उसके लिए भी हम वेट यूनिफॉर्मिटी और डिसइंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। कोटेड है तब भी हम यही टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसके लिए। जीआईटी रेजिस्टेंट टैबलेट है तब हम सिर्फ और सिर्फ डिसइंटीग्रेशन परफॉर्म करवाते हैं, हम डिसोल्यूशन नहीं करवाते। मॉडिफाइड रिलीज है तो वेट यूनिफॉर्मिटी करवाते हैं। डिस्पर्सिबल है, डिसइंटीग्रेट भी करवाएंगे, डिस्पर्स भी करवाएंगे और वेट की यूनिफॉर्मिटी भी करवाएंगे। ये पॉइंट्स मेंशन नहीं थे, ये आप लोग लिखेंगे क्योंकि ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वाइवा के हवाले से इंपॉर्टेंट है। फिर ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल टेस्ट क्या होते हैं ये हमने राइट डाउन किया हुआ है कि ऑफिशियल टेस्ट में हम परफॉर्म करते हैं वेट वेरिएशन को, डिसइंटीग्रेशन को, डिसोल्यूशन को और ड्रग के कंटेंट्स को। अपने ऑफिशियल टेस्ट के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। फिर नॉन ऑफिशियल टेस्ट अगर हमारे पास है तो उसमें हम जस्ट 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, विच इज हार्डनेस एंड फ्रायबिलिटी। हार्डनेस एंड फ्रायबिलिटी। नाउ व्हाट आर नॉन ऑफिशियल टेस्ट? व्हाट आर नॉन ऑफिशियल टेस्ट? तो नॉन ऑफिशियल टेस्ट में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा हार्डनेस। तो फर्स्ट वन इज हार्डनेस, विच इज आल्सो कॉल्ड एज क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ डेफिनेशन इसकी है, इट इज द लोड रिक्वायर्ड टू क्रश द टैबलेट्स व्हेन प्लेस्ड ऑन इट्स एज। जब किसी एज के ऊपर रखेंगे तो वो कितना लोड लेगी ब्रेक होने में, वो कहलाएगी उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ। वाई डू वी मेजर हार्डनेस? हम क्यों मेजर करते हैं हार्डनेस को? टू डिटरमिन द नीड फॉर प्रेशर एडजस्टमेंट ऑन द टैबलेटिंग मशीन। टैबलेट मशीन के ऊपर प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए, इसकी मेजरमेंट के लिए हम हार्डनेस को चेक करते हैं। हार्डनेस कैन अफेक्ट द डिसइंटीग्रेशन। अगर हम हार्डनेस को चेक नहीं करते तो ये डिसइंटीग्रेशन को अफेक्ट करती है। सो इफ टैबलेट इज टू हार्ड, अगर बहुत हार्ड है, इट मे नॉट डिसइंटीग्रेट इन अ रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये डिसइंटीग्रेट ही नहीं होगी, हम डिसइंटीग्रेशन परफॉर्म ही नहीं करेंगे उन टैबलेट्स के साथ जो हार्डनेस को पास नहीं करती। यही रीजन है कि हम पहले नॉन ऑफिशियल टेस्ट को
फॉलो करते हैं। अगर वो फॉलो नहीं होता तो हम ऑफिशियल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि अगर वो ऑफिशियल को नॉन ऑफिशियल फॉलो नहीं कर रहा तो वो ऑफिशियल को भी फॉलो नहीं करेगा। बात समझ आ रही है कि अगर एक टैबलेट की हार्डनेस एक्सेप्टेबल नहीं हो रही तो हम उसके लिए डिसइंटीग्रेशन ही परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि उसने या तो बहुत जल्दी टूट जाना है या उसने टूटना ही नहीं है। क्लियर हो गया? एंड इफ द टैबलेट इज टू सॉफ्ट, अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इट विल नॉट विथस्टैंड द हैंडलिंग, वो हैंडलिंग ही बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और ब्रेक डाउन हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स इसकी वजह से हम परफॉर्म करते हैं हार्डनेस को। In general, if the tablet hardness is too high, we first check its disintegration before rejecting the batch. अब हमने एक ऑफिशियल टेस्ट पर, एक नॉन ऑफिशियल टेस्ट परफॉर्म किया, हार्डनेस बहुत ज्यादा निकली है, तो हम बैच को रिजेक्ट करने से पहले डिसइंटीग्रेट करवाकर देखेंगे। हम बैच को रिजेक्ट करने से पहले डिसइंटीग्रेट करवाकर देखेंगे आया कि वो विद इन द लिमिट है उस डिसइंटीग्रेशन के या नहीं। तो अगर तो उसका रिजल्ट विद इन द लिमिट आएगा तब हम उस बैच को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उस बैच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उस बैच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? ये कुछ हार्डनेस टेस्टर्स हैं। ये प्रेशर गॉज वाला हमारे पास है, ये मोनसेंट्रो हार्डनेस टेस्टर है। देन इसके बाद जो हमारे पास लेबोरेटरी हमारी लैब में मौजूद है, दैट आर दिस वन, ये हमारे पास लैब में मौजूद है। तो यहां हम इसकी नॉब पे टैबलेट रखते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब वो ब्रेक डाउन होगी दैट वुड बी द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ आवर टैबलेट। क्लियर हो गया? तो ये दोनों हमारे पास लैब के अंदर यूज होने वाले टेस्टर्स हैं। अगर हम इसके प्रोसीजर पे जाएं तो जो मोनसेंट्रो टेस्टर है, द apparatus consists of two jaws facing each other। दो जॉज होते हैं, असेंबली सबकी सेम है, जस्ट उनका जो वॉल्यूम है, जो एरिया है वो डिफरेंट है, वर्किंग सेम होगी। The apparatus consists of two jaws facing each other, one of which is moving towards each other। एक दूसरे की तरफ मूव करता है। Measurement is carried out on 10 tablets। 10 tablets के ऊपर ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। Taking care to remove all the fragments of broken tablet before each determination। हर डिटर्मिनेशन के बाद एक टैबलेट यूज की, उसके फौरन बाद हम उसको अच्छी तरह से रिमूव करेंगे, उसके जितने ब्रोकन फ्रेगमेंट्स होंगे, फिर हम अगली टैबलेट हार्डनेस के लिए रखेंगे। नॉर्मल टैबलेट वेट रेंज, हार्डनेस रेंज इज 4 to 6 kg। जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 4 to 6 kg, और 1 kg हमारे पास 10 न्यूटन के बराबर होता है। However, certain tablets are such as lozenges and buccal tablets that are intended to dissolve slowly show deliberate high hardness value। जो लोजेंजेस हैं हमारे पास, बक्कल टैबलेट्स हैं, इनकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। देन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डनेस को, जिसमें पहला आ जाएगा कंप्रेशन ऑफ टैबलेट एंड कंप्रेसिव फोर्स। जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो अफेक्ट करेगी। अमाउंट ऑफ बाइंडर्स, जो बाइंडर्स हमने डाले हैं वो अफेक्ट करेंगे। ज्यादा बाइंडर होगा, ज्यादा हार्ड हो जाएगी टैबलेट। मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन इन प्रिपेयरिंग द टैबलेट, इधर वेट मेथड गिव मोर हार्डनेस देन डायरेक्ट मेथड। स्लगिंग मेथड गिव्स बेस्ट हार्डनेस। क्लियर हो गया? देन मोनसेंट्रो टेस्टर, Pfizer tester, strong cob hardness are manually used, and Hebrelian, Schillinger, Avica, Casper tester, they are motor driven tester। तो ये आपने जरा, आपको पहले भी मैंने शायद कहा था कि आपने देखना है कि आपकी लैब के अंदर
कौन सा टेस्टर मौजूद है। अगर आपने लिखा था, आप लोग मुझे इस टेस्टर का नाम बताएंगे कि इनमें से क्या वो कोई टेस्टर है जो हमारे पास लैब में पड़ा है, आपने नोट डाउन किया हुआ है। तो ये चीज आपने मुझे बतानी है, इस टेस्टर का नाम आपने मुझे बताना है। हार्डनेस टेस्टर जो आपके पास लैब के अंदर मौजूद है इन डायग्राम्स में से। क्लियर हो गया? एक बार इसको जरा गो थ्रू करेंगे ताकि इसके बाद नेक्स्ट जब हम चलें तो हमारी चीजें जो है एक फ्लो में चलें, हमें कोई मसला पेश ना आए। सबसे पहले हमने स्टडी किया अबाउट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट्स, कि हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में कौन कौन सी चीजों को स्टडी करते हैं टैबलेट्स की, जिसमें द फर्स्ट वन वाज जनरल अपीयरेंस, द अदर वन वाज डिसोल्यूशन टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट, थिकनेस एंड डायमीटर, हार्डनेस एंड फ्राइबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं इन क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें जनरल अपीयरेंस जो है उसमें हम देखते हैं कि जनरली देखने में टैबलेट का साइज, उसकी शेप, उसकी थिकनेस कैसी है। फिर उसकी ऑर्गेनोलैप्टिक एवेल्युएशन करते हैं हम, उसकी वेट यूनिफॉर्मिटी करते हैं, उसकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी करते हैं। देन उसके बाद डिसोल्यूशन टेस्ट हम परफॉर्म करवाते हैं, वेट वेरिएशन करवाते हैं, थिकनेस करवाते हैं, हार्डनेस करवाते हैं, फ्राइबिलिटी करवाते हैं। हार्डनेस और फ्राइबिलिटी हमारे पास नॉन ऑफिशियल टेस्ट हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें जो हमारा ऑफिशियल टेस्ट है वो कैसा रिजल्ट देगा। आया कि अगर हमारा हार्डनेस टेस्ट फेल हो जाता है तब हमारे पास डाउट में होता है कि हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट पास होगा या नहीं होगा। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद इन सारे प्रोसीजर को जब हम कंट्रोल करते हैं, प्रोडक्शन के दौरान कंट्रोल करते हैं और प्रोडक्शन के बाद वेरीफाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड इन प्रोसेस कंट्रोल। दिस इज कॉल्ड इन प्रोसेस कंट्रोल। देन ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएसपी फार्माकोपिया, ये हम अब स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बीपी को फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसमें हमारे ये सारे पॉइंट्स हमने स्टडी किए। कोटेड, अनकोटेड, एफोविसेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेजिस्टेंट, मॉडिफाइड रिलीज यानी एक्सटेंडेड रिलीज, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, कि ये सारी टैबलेट्स जो हैं इनके साथ हम कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। देन हमने देखा ऑफिशियल और अनऑफिशियल टेस्ट को। ऑफिशियल टेस्ट और अनऑफिशियल टेस्ट यानी नॉन ऑफिशियल टेस्ट कौन से होते हैं, जिसमें ऑफिशियल में हमारे पास 4 टेस्ट थे, वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन, ड्रग कंटेंट और डिसोल्यूशन। नॉन ऑफिशियल में 2 टेस्ट थे, हार्डनेस और फ्राइबिलिटी। हार्डनेस को हम क्रशिंग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, विच इज अ लोड नीडेड टू क्रश द टैबलेट व्हेन प्लेस्ड ऑन द एज। जब कॉर्नर पे उसको रखेंगे तो वो टूटने में कितना लोड लेती है वो हमारी हार्डनेस कहलाती है। क्यों करते हैं हम? नीड फॉर प्रेशर एडजस्टमेंट ऑन टैबलेटिंग मशीन, के टैबलेट की जो मशीन हम जिससे टैबलेट बना रहे हैं उस पर हमें कितनी स्ट्रेंथ लगानी है। इसके अलावा अगर टैबलेट की हार्डनेस, अगर टैबलेट बहुत हार्ड है तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। अगर टैबलेट बहुत सॉफ्ट है तो वो हाई प्रेशर को एडजस्ट नहीं कर सकती, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो अगर हार्डनेस बहुत हाई है तो हम सबसे पहले उसकी डिसइंटीग्रेशन चेक करते हैं रिजेक्ट करने से पहले। अगर डिसइंटीग्रेशन का रिजल्ट विद इन द लिमिट आता है तब हम फर्दर प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। हार्डनेस और क्रशिंग स्ट्रेंथ। देन प्रोसीजर इसका क्या था हमारे पास कि हमने 2 जॉज होते हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, उसके एज पे हम टैबलेट रखते हैं, टैबलेट ब्रेक डाउन होती है तो हम उसकी स्ट्रेंथ जो आती है उसको लिख लेते हैं। नॉर्मल जो रेंज है दैट इज 4 to 6 kg और 1 kg हमारे पास 10 न्यूटन्स के बराबर होता है, यानी 40 to 60 न्यूटन हमारे पास आ जाएगा इसका नॉर्मल हार्डनेस रेंज। Certain tablets such as lozenges and buccal tablets are intended to dissolve slowly and show a very high hardness value. बहुत हाई इनकी हार्डनेस वैल्यू होती है,
देन फैक्टर्स जिसमें कंप्रेशन है, कंप्रेसिव फोर्स है टैबलेट को बनाने के दौरान, देन अमाउंट ऑफ बाइंडर है, ज्यादा बाइंडर होगा ज्यादा हार्ड होगी, ग्रेनुलेशन का मेथड कौन सा है, वेट ग्रेनुलेशन है तो ज्यादा हार्डनेस होगी, डायरेक्ट है तो कम हार्डनेस होगी, स्लगिंग यूज कर रहे हैं तो बेस्ट हार्डनेस अचीव होगी। फिर मॉन्सेंट्रो, फाइजर, स्ट्रॉन्गकोप, इसके अलावा एविका है, कैशबर्ट है, ये कुछ हार्डनेस टेस्टर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। कुछ मैनुअल हैं और कुछ मोटर ड्राइवन है, यानी बिजली से चलेंगे। तो ये आपने मुझे जो असाइनमेंट आपकी है, एक तो आपने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप लोग नोट डाउन करेंगे और मुझे सेंड करेंगे सो दैट आई कुड मार्क योर अटेंडेंस। और अटेंडेंस बराए मेहरबानी अपनी मार्क करवाएं, हर टीचर को सेपरेटली करवाएं, इस चीज को सीरियस लें। वो बच्चे जिनको लग रहा है कि शायद ये कोई मजाक हो रहा है, टीचर फारिग है आपके, बैठे होते हैं आराम से बैठे यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड कर देते हैं, तो ये बच्चे कोई फन नहीं हो रहा, कोई मजाक नहीं हो रहा। मजाक उस सूरत में होता कि हम आपको डिफरेंट विजुअल्स यूट्यूब से उठाकर आपको दिखा देते, हम आपको वो मटेरियल दे रहे हैं जो हमने आपको पढ़ाया है और वो यूट्यूब पे मौजूद नहीं है, वो हमें बनाना पड़ता है, वो हमें बनाना पड़ता है। हर टीचर अपना मटेरियल खुद बनाता है, फिर आपके लिए उससे रिलेटेड विजुअल्स ढूंढे जाते हैं, उससे रिलेटेड पिक्चर्स ढूंढकर आपको दिखाई जाती हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हम आपको फिजिकल क्लासेस में नहीं दिखा सकते, जो हम दिखाना चाहते हैं लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, लेकिन आप उस चीज को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है ये सुनकर कि ये तो कोई फायदा नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का। तो मेरा ख्याल से जो बच्चे ये क्लासेस ले रहे हैं सीरियस होकर, उन्हें पता है कि इन क्लासेस का कितना फायदा है। और आप यकीन करें आने वाली आपकी लाइफ में आप बेशक फिजिकल क्लास में पढ़ा हुआ तो भूल जाएं, लेकिन ये चीजें जो आपकी नजर से गुजरी हैं, जिनको आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, ये आपको कभी नहीं भूलेंगी। अगर आपने सुना है तो क्लास में सुना हुआ तो वो आप फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वो जस्ट आप सुन रहे होते हैं। यहां आप उस चीज को विजिबली देख रहे हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप टीवी पर मूवी देख लेते हो, वो आपको कभी नहीं भूलती, क्योंकि आप उसको विजुअल क्लिप्स को देखते हो चलता हुआ। उसी तरह जब आप इन चीजों को देखते हो, विजुअली देखते हो, तो ये इंसान की एक साइकी होती है कि वो जो चीजें अट्रैक्ट करती हैं उन चीजों को कभी नहीं भूलता। तो अब आप लोग अगर सीरियस ही नहीं ले रहे इस चीज को, तो फिर आपके लिए ये ऑब्वियसली मजाक ही है, ये मजाक ही है फिर आपकी नजर में, और आप इसको फिर मजाक के तौर पर ही लें, आप इसको सीरियस ना लें। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके टीचर्स मजाक कर रहे हैं, ये कोई फन एक्टिविटीज हो रही हैं, आपको जूम पर लिया जा रहा है, टीचर तो फारिग है, टीचर के पास तो और कोई काम नहीं है, तो वो तो फारिग है, आप लोगों को बैठे 2-2, 4-4 घंटे के लिए बुला बुला कर जूम पर आ जाएं, वाइवा दे दें या सुन लें या सुना दें, तो आपको लग रहा है शायद वो मजाक कर रहे हैं आपके साथ। ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, शायद आप जितने मसरूफ हम ना हों, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, हम शायद आप जितने मसरूफ ना हो, लेकिन इतने फारिग नहीं है। और जब आप लोग ये कहते हैं कि ये तो कोई मजाक हो रहा है, तो टीचर को ये सुनकर एम्बैरेसमेंट होती है बेसिकली, कि वो किसके लिए इतना पेन ले रहा है, वो इतना पेन किन बच्चों के लिए ले रहे हैं जिनको ये सब मजाक लग रहा है। तो बड़ी हमें इस चीज से जरा डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, और अपने बिहेवियर से हमें खुद एम्बैरेसमेंट हुई है कि ये हम क्यों कर रहे हैं इनके साथ, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें करना है। उन बच्चों के लिए ये काम परफॉर्म करना है जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं। आपकी क्लास में 20 में से अगर एक बच्चा भी सीरियसली इन लेक्चर्स को ले रहा है, जिसमें मेरा ख्याल से अभी तक उबैदुल्ला शरीफ ही है नंबर 1 पे, जो कि मेरा ख्याल से सारे टीचर्स के लेक्चर्स को सीरियसली ले रहा है, और ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि वो बच्चा पीछे नहीं रहेगा।
और भी बच्चे हैं जो चलो ऑफ एंड ऑन लेकिन लेक्चर्स ले रहे हैं। फहद अफजल है, तलहा स्टार्ट में आया है, फिर एब्सेंट हो गया, फिर दोबारा आया है, दैट इज गुड। इलियास ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन अब वो उम्मीद है कि वो अब लेक्चर्स को एटलीस्ट नोट नहीं करना तो सुन तो लेगा। ये मेरा जहां तक मुझे समझ में आई है अभी बात। शफीक है, कामरान है, कामरान से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि आप वो बच्चे हो जो पढ़ने वाले हो। तो अगर आप ही लेक्चर नहीं लोगे सही तरह से, फिर मेरे नजर में यही चीज है कि आपको सब आता है। तो आपके लिए मेरा ख्याल से फिर हम इतनी पेन ना लें कि हमें इस बच्चे को ये ना समझाना हो, वो ना समझाना हो। दैट मीन्स आपको आती हैं चीजें, और आपको आती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको चीजें आ रही हैं। अली शान है, अली शान ने जस्ट एक दिन रिस्पॉन्ड किया है, बाकी दोबारा उन्होंने कोशिश, अब आई डोंट नो कि आप कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप एक लेक्चर सुन रहे हो दूसरे लेक्चर में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो दैट मीन्स आपकी तरफ से कमी है। अगर इंटरनेट का इशू है तो वो, अगर एक लेक्चर में वो इशू रिजॉल्व हो रहा है तो दूसरे लेक्चर के लिए भी आपको वो इशू को रिजॉल्व करना है हर सूरत में। आप फार्माकोलॉजी पढ़े बगैर पास नहीं हो सकते कोई भी स्टूडेंट। इंडस्ट्रियल में तो शायद हो जाओ क्योंकि फार्मास्यूटिक्स पढ़ी है, लेकिन फार्माकोलॉजी पढ़े बगैर आप लोग पास नहीं हो सकते क्योंकि आपने मेडिसिन को नहीं पढ़ा, आपने लॉ नहीं पढ़ा, आपने एथिक्स नहीं पढ़े, आपने बिहेवियर साइंस नहीं पढ़ा। ये वही सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स जो आप पढ़ चुके हो, जिसके आगे आप फर्दर डिस्कशन कर रहे हो। तो आप 40% अपने आप को कह सकते हो कि आप ये लिख लोगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप बाकी सब्जेक्ट्स लिख सकते हो बगैर याद किए। तो ये बच्चे बातें जरा थोड़ी सी अपने माइंड में लेकर जाने की कोशिश करें कि आपके टीचर्स ये सब क्यों कर रहे हैं। अब इसके बाद से मेरा ख्याल से बार बार तो, लेकिन फिर भी बार बार कहना पड़ता है आप लोगों को। जो असाइनमेंट दी है वो आप प्लीज चेक करवाएंगे मुझे, आपकी अटेंडेंस मार्क हो, ताकि हर सब्जेक्ट की जो सेपरेट अटेंडेंस है वो आप लोग अपने टीचर को मार्क करवाया करें, क्योंकि हर टीचर सेपरेटली डील करेगा। वो अपनी क्लास में नहीं बैठने देगा अगर आपने उनके लेक्चर्स को नहीं सुना हुआ। तो सेकंड ऑप्शन में हमारे पास यही आता है कि हम जो हमारा पॉलिसी है, जो हमारा क्राइटेरिया है, आपसे फाइन लेंगे जितनी आप लेक्चर्स में एब्सेंट हो, और फिर आप बैठ जाएं। बेशक वो हमारा पेन नहीं होगा, वो फाइन हम अपनी जेब में तो डालेंगे नहीं, आपकी ही जेब में जाएगा, लेकिन वो लाजमी है क्योंकि वो हमारी पॉलिसी है, वो क्राइटेरिया है जिसे हमें फॉलो करना है। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।